नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं 8वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और बिल्कुल आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आज मैं आपका पेपर लेकर आया हूं, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, उनको इस बार बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखना है, अच्छे से इस पेपर को समझना है। सीधे ही प्रश्न इस पेपर में से आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, क्योंकि आपका अपना चैनल है। यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम तक सभी विषय के महत्वपूर्ण पेपर में अपलोड करूँगा। देखिए, सामान्य निर्देश है, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पंजाब के राजा थे। कहाँ के थे? पंजाब के। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1855 में। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। संथाल विद्रोह है वो 1855 में हुआ था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में कितने सदन होते हैं? 4, 3, 5, 2। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। अगर प्रश्न आता संसद के कितने अंग होते हैं, तो वहाँ पे आपको अंग है वो 3 लिखना है। क्यों? क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस तरह से 3 अंग होते हैं, जबकि सदन है वो 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा संसाधन है? वायु, जल, खाद्य पदार्थ। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, क्योंकि वायु, जल और खाद्य पदार्थ ये सभी के सभी क्या है? संसाधन हैं। संसाधन का मतलब होता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वो सारी के सारे वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? वायु करती है, जल करता है और खाद्य पदार्थ भी करता है। इसीलिए ये सारे के सारे क्या है? संसाधन हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल आपका अपना है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा और बोर्ड परीक्षा में सबसे बेस्ट स्कोर आपको करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए किसी भी चीज़ को मैं पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रत्येक जो पहलू हैं आपके पेपर से संबंधित, वे सारे के सारे मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित हैं। तो उच्च तापमान बिल्कुल ज़रूरी है, अधिक आर्द्रता ये भी ज़रूरी है, अधिक वर्षा ये भी ज़रूरी है। तो अपना सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी चावल की खेती के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, अधिक आर्द्रता की ज़रूरत होती है और अधिक वर्षा की भी ज़रूरत होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हीरा, सोना और प्लेटिनम ये अफ्रीका में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, अफ्रीका। अब अफ्रीका से संबंधित एक और प्रश्न भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी हैं वो कहाँ उत्पादित होती हैं? तो अफ्रीका, ब्राज़ील आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? ब्राज़ील भी लिख सकते हैं, ब्राज़ील सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है, ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ग्रेनाइट या फिर सीमेंट? तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट उद्योग में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। ये हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? हुरडा नामक स्थान जो कि भीलवाड़ा जिले में है, ठीक है ना। किस जिले में है? भीलवाड़ा में, वहां पर हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में हुआ था। ये भी आप डेट भी याद रखना, ठीक है ना। इसमें राजपूत राजाओं का ये सम्मेलन था और इसमें मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए ये सम्मेलन किया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है। वेदिका फोरम, ये वेदिका फोरम होते हैं, ये मृदा संरक्षण से संबंधित है। ये मिट्टी का संरक्षण करने के लिए वेदिका फोरम लगाए जाते हैं। जल ग्रह पृथ्वी को कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पे क्या जल है, इसलिए इसको जल ग्रह कहते हैं। और फिर उसके बाद में गिद्ध है, ये आपका अपमार्जक का काम करता है। और मांस, इनका संबंध टुंडा वनस्पति से आप कर सकते हैं। और सामुदायिक भूमि, ये साझा संपत्ति संसाधन को कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ष से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, तो ये हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। तो वर्ष 2005 से घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम कानून लागू हुआ का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। ये हाशियाकरण यहाँ पे लिखना आपको, हाशियाकरण, ठीक है ना। और फिर आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं, तो यहाँ पे प्रकृति लिखना, ठीक है ना, प्रकृति। और अंतिम है, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई। कौन सी योजना की गई है? मेरे हिसाब से आयुष्मान योजना होगी, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या के वितरण, पुरुष, आयु, लिंग आदि को जो दर्शाने वाला ग्राफ है उससे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। यानी जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का लिंग, जनसंख्या की उम्र आदि को दर्शाने वाले ग्राफ को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। कुछ जगह पे जनसंख्या पिरामिड अधिक बढ़ा हुआ होता है तो कुछ जगह पे निम्न भी होता है। अगला है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। जयपुर जिले में कौन सा? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। आर्थिक का मतलब है रुपये पैसे कमाने से संबंधित कौन कौन सी 2 योजनाएं हैं, उनके नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला है, राजस्थान की भील जनजाति किन जिलों में निवास करती है? यहाँ पे भील है, ठीक है ना, यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है। तो भील जनजाति दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पे निवास करती है। विशेष तौर पे दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में निवास करती है। तो विशेष तौर पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में निवास करती हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो नील की खेती के लिए उष्ण, ठीक है ना, उष्ण और शीतोष्ण जलवायु है वो उपयुक्त रहती हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारत में सभी धर्मों को सम्मान माना जाता है। किसी भी एक धर्म का वर्चस्व खत्म करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। यानी किसी भी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं देता है, यह है धर्मनिरपेक्षता। देश की दृष्टि से या फिर राज्य की दृष्टि से सभी धर्म सम्मान माने जाते हैं। अगला है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है और न्यायाधीश हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना आदेश दे, यानी न्याय करे, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। वो किसी भी बहकावे में ना आए, स्वतंत्र रूप से न्याय करे, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर उसके बाद में अगला है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? जो असहाय व्यक्ति होते हैं, जो कि प्राइवेट वकील को नहीं रख सकते हैं, उनको सरकार है वो सरकारी वकील मुहैया कराती हैं और वो निष्पक्ष रूप से जांच करता है और केस को लड़ता है। अगला है, खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो जो खनन करके वस्तुएं निकाली जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक महंगा और बड़ी ही मेहनत के साथ में
निकाला जाता है, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है। अगला है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर बड़ा है, तो आप इनका उत्तर आराम से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। तो मंगल पांडे एक भारतीय सिपाही था जिन्होंने 1857 की क्रांति में पहला शहीद होने वाला ये भारतीय सिपाही था। और 1857 की प्रमुख नायकों के नाम लिखने हैं, तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या तोपे हैं, और मंगल पांडे हैं, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह हैं, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर हैं। इस तरह से खूब सारे नाम हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास में कौन कौन से कारण होते थे? लोग क्या क्या कारण बताते थे? तो उनके सामने ज्योतिराव फूले हैं, वो क्या उनको सामने बात बताते थे, वो भी आपको लिखना है। इनके उत्तर बड़े हैं, तो आराम से गाइड से आप पासबुक से याद कर लीजिएगा। अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय ऐसे संसाधन जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से नया बन जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में नया बनने में लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, इनको एक बार उपयोग कर लिया तो फिर नया बनने में ना हजारों साल लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्या था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए, वो आपको लिखना है। इसी में अथवा में मिल जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 29 है, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। और इसी में अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन करना है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना करनी है, और वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थानों को अंकित करना है, अजमेर, उदयपुर, दौसा, कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो इनमें से 5 स्थान हैं आपको राजस्थान के नक्शे में भरने हैं। तो विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है। इस पेपर में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही आने की संभावना रहेगी। मैंने इतनी सारी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं, तो आप मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं आपसे यही मांगता हूं। बाकी और कुछ भी हमें आपसे नहीं चाहिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना है। और अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी कोशिश है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के मैं 5-5 सेट इस बार आपके लिए अपलोड करूँ, यानी 5-5 पेपर अपलोड करूँ। और ये 5-5 पेपर आप देख लेते हैं तो 101% मैं श्योर हूँ कि आप इस बार 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि 20 नंबर का आपका 17 अंक विद्यालय से भेजा गया है और 80 नंबर का पेपर आता था, उसमें आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखे करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे थे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।